गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मैं सी एस सौरभ शर्मा, आपका एमए का मेंटोर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। प्रीवियस क्लास के अंदर प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया था सर। प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग अपन कहाँ यूज़ करते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज अपन ने डिस्कस किए थे। अब रियल लाइफ के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग कहाँ पे काम आएगा, रियल लाइफ के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कैसे होता है, कैसे अपन डिसीजन लेंगे, शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेंगे कि लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेंगे, और जो डिसीजन लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, बाई करें, सेल करें, घर पे बनाएं, बाहर से खरीदें, ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे सर यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। जब तक मैं एक एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा दूँ तब किसी का भी ध्यान बुक में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रेजेंट किया है समरी फॉर्मेट के अंदर। ये आप समझ गए तो मान के चलो सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके चलो, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये कहाँ काम आता है सर? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में। जितने भी शॉर्ट टर्म के जो डिसीजन होते हैं ना, शॉर्ट टर्म डिसीजन मतलब मेरे पास में मान लेते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी है 100% की, 80% में यूटिलाइज कर रहा हूँ, 20% खाली पड़ा है, और मेरे पास में मीत आते हैं, मीत बोलते हैं सर मुझे आपसे क्या करना है सर, 20% जो आपकी कैपेसिटी अनयूटिलाइज बची है उसका यूटिलाइज करो और मेरे लिए माल प्रोड्यूस करके दो। तो मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं करूं कि नहीं करूं। तो ये डिसीजन क्या होगा, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा ना, वो एक बार आए, बार बार थोड़ी आएगा। तो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल दिस एज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। अब सर प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं सर, सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करते हैं सेलिंग प्राइस? यहाँ पे फिक्स किया जाता है सर। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग का मतलब होता है सर फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। कौन किसका सेलिंग प्राइस सर? जो भी प्रोडक्ट आप क्या करने वाले हो सर, कंसिडर कर रहे हो बेचने के लिए मार्केट के अंदर। ओके चलो, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन। क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जो एडिशनल मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी बच गया था और मीत ने बोला सर मेरे लिए प्रोड्यूस कर दो ना प्लीज़, तो मैं उससे कितना रुपए मांगूंगा सर? जितना मेरा एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट लगेगा और जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना मैं लूँगा। फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं लूँगा? वो तो वैसे भी लग ही रहा है। कल को मीत मेरे से ये प्रोडक्ट नहीं लेता है फिर भी वो खर्चा तो मेरा लग ही रहा है ना। तो मिनिमम अमाउंट में उससे कितना लूँगा सर? जितना मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है। अब मैं अपना समय दे रहा हूँ तो समय का पैसा तो बनता ही है ना। और यहाँ पर आप सीखोगे सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आज मैं मीट का प्रोडक्ट नहीं बनाता और 20% कैपेसिटी मान लो मेरी अनयूटिलाइज रह गई, बट जो टाइम मेरा बचा वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उस टाइम के अंदर मैं कुछ दूसरी एक्टिविटी करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को पढ़ा देता हूँ, वहाँ से मेरी इनकम हो जाती है। तो दैट विल बी माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसका इम्पैक्ट भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब समझ गए आप लोग? चलिए सर अब इसके एक एक मेथड अपने को सीखना है। सबसे पहला मेथड जिसका नाम है सर प्राइसिंग एडिशनल और स्पेशल केस। प्राइसिंग एडिशनल और स्पेशल केस का मतलब क्या होता है बताइए सर? प्राइसिंग एडिशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर कंपनी के पास में क्या होती है सर? आइडल कैपेसिटी होती है। क्या होती है सर? ये बार बार ब्लू कलर आ जाता है, सेम सेम दिखता भी नहीं है। ये क्या हो गया सर? आइडल कैपेसिटी होती है, और इस आइडल कैपेसिटी के सामने कंपनी क्या करती है सर? एक्सेप्ट करती है एक्स्ट्रा ऑर्डर्स की, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, आपके पास में क्या आता है सर? स्पेशल ऑर्डर आया है। मीत आया एकदम से, उसकी शादी थी, शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया अपने पास में, सर आप मेरी शादी में जलेबी बनाओगे। मैं बोला मैं ही मिला तेरे को जलेबी बनाने के लिए? बोला सर आप अच्छी जलेबी बनाते हो। तो यहाँ पर वो मेरे पास में स्पेशल ऑफर लेके आया है। ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड योर स्पेशल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं उसका ऑर्डर प्रोड्यूस करूँ या नहीं करूँ। कैसे सर? देखो इसमें डिसीजन करने का रूल क्या रहेगा? डिसीजन करने का रूल रहेगा जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए सर वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी इनकर्ड होगी चाहे आप ऑर्डर लो चाहे मत लो। एग्जाम्पल मान लेते हैं मीत आया मेरे पास, मैंने मीत को बोला देख भाई जलेबी बनाने के लिए 50 रुपये का मेरा एक जलेबी की वेरिएबल कॉस्ट आती है। सर मीत बोला सर सच्ची में? मतलब एक जलेबी की नहीं, मतलब मान लेते 10 जलेबी की आती है 50 रुपये। मान लेते हैं सर नॉर्मल प्राइस कितना है इसका? नॉर्मल अगर मैं यही जलेबी मार्केट में बेचता हूँ तो 100 रुपये किलो में बेच रहा हूँ। ठीक है, और 50 रुपये की मेरी वेरिएबल कॉस्ट आती है, और मैंने मीत को सर स्पेशल ऑफर आया, मीत की शादी, तो मैं बड़ा खुश हुआ मीत की शादी के लिए। मैंने उसको क्या किया सर? स्पेशल ऑर्डर प्राइस दिया। कितना दिया सर?
मान लो मैंने उसको दे दिया सर 60 रुपये। अब सर इस केस में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 60 माइनस 50, 10 रुपीज़ मेरा क्या हुआ सर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ गया। तो मुझे ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों, अब देखो अगर वो कैपेसिटी आइडल पड़ी थी तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिल रहा था। अब जो आइडल पड़ी है उसको भले मैं कम प्राइस पे बेच रहा हूँ, बट मेरा जितना खर्चा लग रहा है उतना रिकवरी हो रहा है, और एक्सेस 10 रुपया भी मेरे को 1 किलो जलेबी पे मिल रहा है। अब शादी है, कल को अच्छी जलेबी मैंने इसको खिला दी तो क्या होगा, ये 4 लोगों में बोलेगा, और जो आपको तो पता ही है बुआ फूफी और शादी में जो लोग आते हैं वो ऐसे मुंह से बोलते हैं ओहो जलेबी बढ़िया थी बढ़िया थी, तो ऐसे क्या 4 लोगों में नाम जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, चलो इसको 60 रुपये में दे दिया। समझ में आया सबको? तो ये ऑर्डर मैं एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ? करेंगे सर, ये कंपनी के लिए क्या है सर, बेनिफिशियल है। चलिए सर, तो ये हो गया मेरा पार्ट 1। अब आता है सर दूसरा होता है सर मेरा प्राइसिंग अंडर नॉर्मल और फेवरेबल कंडीशन। ये क्या होता है सर, नॉर्मल और फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं डिमांड क्या है सर, मार्केट के अंदर डिमांड बहुत तगड़ी है। डिमांड क्या है सर, डिमांड अच्छी है। तो डिमांड अच्छी है तो कंपनी क्या चाहेगी सर, डिमांड अच्छी होती है तो कंपनी चाहती है यार थोड़ा सा पैसा कमा लेता हूँ, डिमांड अच्छी है मार्केट में, लोगों को माल चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेता हूँ, थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ सर, प्रॉफिट मार्जिन मेरा बढ़ा लेता हूँ। क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग वैसे भी लोगों को तो चाहिए, अब लोगों को चाहिए, मैं 2 रुपये ज़्यादा भी कर दूंगा फिर भी लेंगे ना, तो मेरा प्रॉफिट अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर प्राइसिंग कैसे निकालेंगे अपन, इस पूरे चैप्टर में मैं आपको एक ही चीज़ सिखाऊंगा, प्राइसिंग क्या करना, फिक्सिंग। और प्राइसिंग फिक्सिंग किसकी सर, सेल्स प्राइस क्या फिक्स करनी है आपको। ओके, तो पहले केस में सेल्स प्राइस कितनी होनी चाहिए थी मेरा, या तो वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा, कितना भी 1 रुपया भी ज़्यादा हो। इस केस में प्राइसिंग क्या होगा मेरा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड वैसे भी क्या है सर, अच्छी है, और अच्छी डिमांड है तो मैं अपना पैसा क्यों नहीं बनाऊँ, क्यों छोड़ूँ मैं अपना पैसा। ठीक है, तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो क्या होगा, मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपीज़ और फिक्स कॉस्ट आ रही है मेरे को 20 रुपीज़ पर यूनिट। डिज़ायर प्रॉफिट आपको गिवन है, कितना दे रखा है सर, कि मेरे को 30 रुपये कमाना ही कमाना है, कुछ भी हो जाए 30 रुपये तो मैं मेरा छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर प्राइसिंग कितना होगा सर, 50 रुपये कॉस्ट लग रही है, 20 फिक्स कॉस्ट है, 30 रुपीज़ मुझे कमाना है, तो 100 रुपये से नीचे मैं उस जलेबी को नहीं बेचूंगा। क्यों, मार्केट में मीत भी है, मार्केट के अंदर शुभम भी है, मार्केट में कुमकुम भी है, तो सब लोग मेरे पास में है सर हमको तो आपकी जलेबी चाहिए, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं प्राइस क्यों कम करूँ, मेरा तो प्रोडक्ट वैसे भी बिक ही जाएगा ना। ओके, अगला आता है सर प्राइसिंग अंडर एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन क्या होता है सर, जैसे मार्केट में क्या आ गया सर, रिसेशन आ गया। क्या आ गया सर, मार्केट में रिसेशन आ गया। अब रिसेशन आने से क्या होता है सर, डिमांड क्या होती है, कम होती है, और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर के हिसाब से प्राइस को क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्राइजेस को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिकवरी कितनी होनी चाहिए सर, अब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको बनाने में वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा आता है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, प्लस कुछ फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आती है, सम फिक्स कॉस्ट जो क्या होती है सर, अनअवॉइडेबल। ठीक है, अवॉइडेबल वाली तो लग ही रही है, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? चलो नेक्स्ट आता है सर अपना, नेक्स्ट मेथड का नाम है मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा आपके पास में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप क्या करो, मीत मेरे पास में आता है, बोलता है सर जलेबी जलेबी जलेबी। मैं बोला कितना जलेबी खाएगा भाई, तो बोला नहीं सर जलेबी जलेबी जलेबी। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ कि मेरा पूरा टाइम आजकल क्लासेस में जा रहा है, पहले 1 बैच लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, ऐसे करते करते 5-6 बैच चल रहे हैं मेरे। अब जलेबी बनाऊँ कब, ये तो बोलता है सर जलेबी 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 अब जलेबी दूँ कब इसको। तो मैंने क्या किया, अगर मैं अपना 1 बैच कम लेता हूँ, 1 क्लास कम लेता हूँ तो मुझे कितना नुकसान होगा, और सामने मैं उसको जलेबी बना के बेचता हूँ तो मुझे कितना फ़ायदा होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा पहला। दूसरा, अगर मैं जलेबी नहीं बना रहा हूँ, अगर मैं घर पे बना रहा हूँ तो कितना, और अगर मैं घर पे नहीं बना करके मैंने एक मेरे दोस्त को फ़ोन लगा दिया राजस्थान वाले को, बोला जलेबी चाहिए, बोला कितनी चाहिए, बोला मीत की शादी, मीत की शादी है, तो बोला ठीक है। तो जितना इसको ऑर्डर चाहिए था मैंने बाहर से मंगवा लिया। ओके, तो अब यहाँ पर मेरे को डिसीजन लेना है कि अगर मैं बाहर से मंगवाता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, या मैं घर पे बनाऊँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो ये डिसीजन क्या बोलते हैं सर, मेक और बाय डिसीजन, या तो बनाऊँ या खरीदूँ। अब मीत को तो जलेबी 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 चाहिए तो लानी तो पड़ेगी ना अपने को। ओके, तो यहाँ पर सर कंपेयर क्या करते हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें कंपेयर होती है। सबसे पहला होता है सर यहाँ पर सप्लायर का प्राइस कितना है, सप्लायर का प्राइस कितना है, मतलब मैंने जिस राजस्थान वाले बंदे को फ़ोन किया ना वो मेरे से कितने रुपए मांग रहा है।
पहला वो ले लेना जो क्वेश्चन में क्लियर कट गिवन होगा आपको, ठीक है। दूसरा आपको लेना है मार्जिनल कॉस्टिंग कितना लग रहा है, इस जलेबी को बनाने में मार्जिनल कॉस्टिंग कितनी लग रही है मेकिंग करने में, ये आप निकाल लोगे। तीसरा सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ले लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या सर, अगर इसको बनाऊंगा तो मेरे को एक क्लास कम करनी पड़ेगी ना, मेरी एक क्लास ले नहीं पाऊंगा, तो वो मेरा क्या है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, जिसको अपॉर्चुनिटी लॉस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है भाइयों और बहनों। चलो अब बढ़ते हैं सर आगे। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना एग्जांपल। मान लेते हैं कि अगर मैं बाई करने जाऊं मार्केट से तो मेरे को 100 रुपये में पड़ेगा यही प्रोडक्ट, और अगर मैं घर पे बनाऊं तो मेरे को कितने में बनेगा सर, कॉस्ट आ रही है मेरी 80 रुपीज़, ओके। और अब मेरा लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन का मतलब हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो रहा है कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ ना आपकी, तो 30 रुपये पर स्टूडेंट का मुझे क्या हो रहा है सर, नुकसान हो रहा है। कितना हो रहा है सर, 30 रुपये पर स्टूडेंट का। अब आप बताओ मेरे लिए इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया इसको बनाने के लिए, इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो गया, 80 रुपये, तो उसको बनाऊंगा तो उतना खर्चा आएगा, 30 रुपये मेरे क्लास का नुकसान हो रहा है, तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है सर 110 रुपये, और बाहर से खरीद रहा हूँ तो कितने में पड़ रहा है सर 100 रुपये में पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। सेल्स तो अपन ने देखा ही नहीं है, सेल्स कितने में करना है वो तो अपन ने सोचा ही नहीं है, अपन तो खाली ये देख रहे हैं मैं बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, बाहर से खरीदूंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे सर, विच एवर इज लोअर, जो कम होगा कॉस्ट उसी को ही सेलेक्ट करेंगे ना अपन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं तो बेच लूंगा भाई, बच्चों का पढ़ाऊंगा और बाहर से फ़ोन करके जलेबी मंगा करके इसको जलेबी दे दूंगा। ओके सर, सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबके कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं सर। एक्सेप्ट और रिजेक्ट स्पेशल ऑर्डर, ये क्या होता है सर, कभी कभी क्या होता है, when a business is operating at a sometime lower than normal value, such a special order can prove attractive depending upon the effect of incremental revenue and cost of overall profit of the business. In this case, differential cost system provide a useful means for appraising the economic benefit of such opportunity. इसमें आपको क्या दिया रहेगा सर, कभी कभी आपको क्या मिलेगा सर, ये एकदम सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है सर, आपको स्पेशल प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था ना मैंने ऊपर अभी, उसके सिमिलर होता है। ये सिमिलर होता है सर किसके, स्पेशल प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट के जैसे। इसमें आपको क्या करना है कि आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, पहले मैं 80% कैपेसिटी पर काम कर रहा था तो कितना कमा रहा था, अब 100% पे काम कर रहा हूँ तो कितना कमा रहा हूँ, तो इंक्रीमेंटल कितना हो गया, मान लो पहले 80,000 यूनिट सेल कर रहा था, अभी 1 लाख कर रहा हूँ, तो इंक्रीमेंटल कितना हो गया 20,000। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, और वो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मेरा इंक्रीमेंटल कॉस्ट से कितना ज़्यादा है। पहले जितने खर्चे लग रहे थे ठीक है, अब एडिशनल 20,000 यूनिट बना रहा हूँ तो कितने और खर्चे लग रहे हैं वो ले लो, दैट विल बी योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ओके। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आएगा उस 20 यूनिट को बेचने पर, वो ले लो। अब आप चेक करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक्सेप्ट, लॉस हो रहा है तो रिजेक्ट, ठीक है, एकदम रिजेक्ट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो देखो मेरे पास में मान लो ऑर्डर प्राइस कितना आया है कि ऑर्डर प्राइस में ही बोलता है मैं 70 रुपये दूंगा, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है सर 60 रुपीज़ लग रही है, तो 10 रुपये का मुझे अभी भी फ़ायदा हो रहा है ना, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एकदम सिमिलर है जो मैंने आपको ऊपर स्पेशल वाला केस बताया था। आगे बढ़ते हैं सर, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस के अंदर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आते हैं भर के। इसमें क्या बोलते हैं सर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए की फैक्टर क्या है, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना आता है, हाँ सर आता है। कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है। लेकिन क्या हर बार डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेस पर लेंगे क्या, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, मान लेते हैं मेरे पास में जो रॉ मटेरियल है वो क्या है सर, की फैक्टर है। मतलब मेरे पास में सर डायमंड है, और डायमंड सर सूरत में बैठे हैं तो डायमंड तो होगा ही ना, अपने पास में क्या है सर डायमंड है। अब डायमंड है ना सर, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। अब मेरे पास में जो की फैक्टर है वो क्या है सर, मटेरियल, रॉ मटेरियल है। अब मेरे पास मेज से भी ऑर्डर आ गया, बोला सर मेरी शादी है, बीवी के लिए बढ़िया सा नेकलेस, अंगूठी नहीं, नेकलेस, सीधा, बहुत पैसा है अपने पास, नेकलेस, सीधा नेकलेस चाहिए अपने को। तो मैं बोला क्या बात है, बढ़िया। शुभम आया, शुभम बोला अरे रुको सर, वो तो नेकलेस की बातें, छोटी बातें करता है, मेरे को तो नेकलेस भी चाहिए, वो भी एक नहीं 3-3 नेकलेस चाहिए। मैं अपनी बीवी को दूंगा, सासू माँ को दूंगा, ठीक है, और अपनी मम्मी को भी दूंगा, सासू माँ भी अपनी मम्मी ही होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सर, मेरे को 3 चाहिए। मैं बोला बढ़िया बात है यार, ये तो मजे हो गए, एक भी ऑर्डर नहीं आ रहा था, 3-3 ऑर्डर आ गए मेरे पास में, अब मैं किसको दूं।
तो मैंने देखा कि जो शुभम है वो मेरे को सेल्स प्राइस कम दे रहा है और मीत मेरे को सेल्स प्राइस ज़्यादा दे रहा है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मीत का ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू शुभम। लेकिन फिर मैंने चेक किया कि मेरा की फैक्टर क्या है यहाँ पर, रॉ मटेरियल अगर मैंने पूरा मीत को दे दिया तो मैं शुभम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा, और यहाँ तो एक हार की बात है, उसको तो 3 चाहिए ना, फिर 2 का कब बेचूंगा मैं। तो यहाँ पर अपन कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालते हैं। जैसे कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स नहीं करके अपन क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कर लेंगे। अगर मशीन आर होगा मेरा की फैक्टर तो क्या करेंगे सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय मशीन आर कर लेंगे। ओके, समझ में आया सबको, क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट। चलो इसको अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है, हायर पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसका ज़्यादा होगा उसको मैं क्या करूँगा सर, नेकलेस का हार दूंगा, चाहे शुभम हो चाहे मीत हो। ओके चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2 प्रोडक्ट है आपके पास में, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है सर, कंट्रीब्यूशन है सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है प्रोडक्ट ए का 40 और प्रोडक्ट बी का 50। देख के क्या लग रहा है आपको, किसको बेच दूं सर, मैं प्रोडक्ट ए बेचूं या प्रोडक्ट बी बेचूं, प्रोडक्ट बी, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज़्यादा है। अब देखो आई बात मजे की, क्या आएगी सर मजे की बात, मशीन आर दे रखा है आपको, मशीन आर इस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं, और आपके पास में मशीन आर्स बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला मशीन आर आपका की फैक्टर है, तो आप क्या निकालोगे, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकालोगे। कैसे निकालोगे सर, बोलो, सिंपल, 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 20 रुपीज़, और ये कितना हो गया, 50 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया, 10 रुपीज़। बोलो सर अब कौन से प्रोडक्ट को मैं प्रायोरिटी दूंगा, ए को दूं या बी को दूं, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ए का। पहले ऊपर से देख के लग रहा था सर बी को बेच दो पैसा ज़्यादा आएगा, बट जब अंदर जाके पता चला ए बी को बेचने से नुकसान हो रहा है, ए को बेचने से फ़ायदा हो रहा है अपना। तो यहाँ पर अपन किसको बेचेंगे सर, प्रोडक्ट ए मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। समझ में आया सब लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जिसको बोलते हैं सर सब कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या बोलते हैं सर, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप क्या करते हो सर, प्रोडक्शन करने की बजाय आप क्या करते हो सर, आउटसोर्स करते हो। क्या करते हो भाइयों, आउटसोर्स करते हो। क्या करते हो आउटसोर्स, आप अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने आउटसोर्स कर दिया। कब, जब आपकी डिमांड कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई। आपकी डिमांड क्या है सर, ग्रेटर देन योर कैपेसिटी, मतलब आपके पास में ना इक्विपमेंट है ना मशीनरी है, कुछ भी नहीं है, आपकी कैपेसिटी 100% की है, और आपको एक बढ़िया सा ऑर्डर मिल गया। क्या ऑर्डर मिल गया सर, आपको ऑर्डर मिला है जो आपकी 100% कैपेसिटी से भी ज़्यादा का है। अब क्या करें, उसको रिजेक्ट करने से तो आपका नुकसान ही है, तो अब क्या करूँ मैं, उसको रिजेक्ट करूँ या अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊँ या मैं बाहर आउटसोर्स करूँ, ये डिसीजन यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे सर, यहाँ पर क्या कंपेयर करेंगे। देखो एक एक पॉइंट अच्छे से सीखना जरूरी है, हर एक एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पूरा अच्छे से देखो। अब यहाँ पर अपने को क्या कंपेयर करना पड़ेगा भाइयों, यहाँ पर अपन करेंगे क्या कंपेयर करेंगे, अगर मैं इसको बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, मतलब सर मेरी तो कैपेसिटी नहीं है, मैं बनाऊंगा कैसे, बना सकता हूँ ना कैपेसिटी बढ़ा करके, ठीक है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट कर दिया या कुछ एक्स्ट्रा आइटम लगा दिया या एक्स्ट्रा लेबर लगा दिया, बना तो सकता ही हूँ ना कैपेसिटी बढ़ा के। तो बनाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, और अगर मैं क्या करता हूँ इसको सब कॉन्ट्रैक्ट पर दे देता हूँ किसी को, तो सामने वाला मेरे से कितना पैसा लेगा, ठीक है। अब सर कॉस्ट की जहाँ भी बात होती है तो बेनिफिशियल कौन सा होता है, विच एवर इज लोअर। चलो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि जब मैं इसको बनाने गया ना तो मेरी इंटरनल कॉस्ट कितनी आ गई भाइयों, इंटरनल कॉस्ट आ गई कि मैं इसको बनाऊंगा तो 80 रुपये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। और जब मैं इसको बाहर सब कॉन्ट्रैक्ट पर कुमकुम को दे दिया, मैंने कुमकुम को बोला कि तू मेरे बिहाफ पर बना दे, ठीक है, तेरे को तो वैसे भी एक बैच लेना है, उसके बाद टाइम है तेरे पास, 2 घंटा पढ़ लेना घर जाके, और ये यूनिट मेरे लिए बना के मेरे को दे दे। तो बोला ठीक है सर बना दूंगी। मैं बोला कितने रुपये लेगी, बोला सर 90 रुपये लूँगी। मैं बोला 90 रुपये लेगी, तो अब बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, कुमकुम से बनवाना चाहिए, खुद ही बना लो, खुद ही बना लो। क्यों, क्योंकि मेरे लिए खुद बनाने की कॉस्ट क्या है सर, कम है। यहाँ पर अभी मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ऐड नहीं किया है, अगर आएगा तो उसकी कॉस्ट भी अपने को ऐड करनी पड़ेगी। ओके ठीक है शुभम, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना शट डाउन और कंटिन्यू। शट डाउन और कंटिन्यू का मतलब क्या है, शट डाउन का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, क्या होता है सर, टेम्पररी शट डाउन। परमानेंट शट डाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, टेम्पररी शट डाउन की बात कर रहा हूँ। ये कब होता है सर, कभी कभी क्या होता है कि हर बिजनेस के अंदर एक ऐसा टाइम आता है, 3 महीने 4 महीने की बिजनेस नहीं चलता है उस टाइम के अंदर, ठीक है, बाकी 12 महीने से 9 महीने अच्छा चलता है। तो उस पीरियड के अंदर मैं अपने बिजनेस को सर कंटिन्यू करूं या थोड़े टाइम के लिए बंद कर दूं, उसका डिसीजन लेना पड़ता है हर बिजनेसमैन को। तो वो डिसीजन कैसे लेना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या डिसाइड करोगे सर, वेदर
टू स्टॉप ऑपरेशंस टेम्पररी और नॉट। ओके, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि अपने बिजनेस को टेम्परेरी कब स्टॉप करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? कल मैंने आपको बताया था शट डाउन पॉइंट क्या होता है सर? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर कोई कॉस्ट ऐसा है जो क्या है सर मेरा अनअवॉइडेबल है, तो मैं परमानेंट टेम्परेरी शट डाउन कर दूंगा तो भी लगेगा वो। तो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो शट डाउन मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स में आ जाएगा, और रुपीज़ में निकालना है तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो, और ऊपर क्या करोगे सर? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। नॉर्मली क्या फॉर्मूला होता है सर शट डाउन पॉइंट का? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट की जगह ओनली अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट यूज करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा सर? शट डाउन पॉइंट आ जाएगा। चलो अब सर डिसीजन कैसे लेंगे? आप मुझे आंसर देना है ना, 1 बाय 1 करके बताओ। सबसे पहले मान लो जो आप सेल्स कर रहे हो वो आपकी ग्रेटर देन शट डाउन, जो भी आपका शट डाउन पॉइंट आया है उससे आपका ज़्यादा है, सॉरी कम है, आई एम सॉरी। मेरा मान लो शट डाउन पॉइंट आया आपका 10,000 यूनिट का और आप 9,000 ही बेच पा रहे हो, तो मैं शट डाउन करूँ या चालू रखूँ? क्या करूँ? शट डाउन करूँ, करेक्ट, शट डाउन करूँ। सर मेरा अगर सेल्स शट डाउन पॉइंट के इक्वल आया तो इसको क्या बोलते हैं सर? इनडिफरेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं सर? इनडिफरेंट पॉइंट। कुछ भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बंद करूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करूंगा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात ना बोली गई हो, और बोल दी गई हो तो फर्क पड़ेगा, है ना। चलो अगर मेरा सेल्स शट डाउन पॉइंट से ज़्यादा है तो चुपचाप चालू रखो धंधे को, और क्या, सुबह आ जाओ 9 बजे और शाम के 9 बजे तक क्या करो सर? काम करो, और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए समझ में आया सब लोगों को? चलिए सर, अब सर फर्दर एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग का और कहाँ कहाँ यूज़ होता है 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है, सिंगल लाइनर है, शांति से सुनना। सबसे पहला आता है सर कैपेसिटी डिसीजन। कैपेसिटी डिसीजन का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी डिसीजन का मतलब होता है यहाँ पर आपको डिसीजन लेना पड़ता है प्लांट की साइज़ का, सर प्लांट की साइज़ का और एक्सपांशन का। मान लेते हैं आज इस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है, कल को 50 बच्चे आ जाते हैं और इस क्लासरूम के अंदर नहीं आएंगे, तो मुझे एक्सपांशन का सोचना पड़ेगा ना कि भाई बाजू वाले ऑफिस को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि क्लासरूम बड़ी हो जाए। अब मैंने बड़ी कर ली और मान लो 2 ही बच्चे एडिशनल आए, तो क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे यहाँ पर। समझ में आया सबको? चलिए सर, तो ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? ये बेस्ड होते हैं सर मेरे 3 कंडीशन के ऊपर। पहला कंडीशन है सर डिमांड क्या है, अभी की डिमांड नहीं, फ्यूचर की डिमांड फोरकास्ट आपको करनी पड़ती है। दूसरा, आप क्या मशीन की कैपेसिटी क्या है? मशीन की कैपेसिटी मतलब आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मान लो उधर मैंने क्लास को लंबा कर दिया, उधर बच्चे बैठे हैं, उधर वाले बच्चों को क्या है प्रोजेक्टर दिख पाएगा क्या कैपेसिटी है क्या इस क्लास की कि 100 बच्चों को ले पाए? नहीं है, तो वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे बढ़ाऊंगा कि एक प्रोजेक्टर इधर लगा दिया, एक प्रोजेक्टर उधर भी लगा दिया ताकि दोनों तरफ देख पाए, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं सर? मशीन की कैपेसिटी। ओके, उसके बाद में सर क्या ये कॉस्ट एफिशिएंट है? अगर मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ सामने मुझे इतना रिटर्न मिलेगा क्या? ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। समझ में आया सब लोगों को? मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक बिजनेसमैन के रूटीन जीवन में और डेली जीवन में बहुत काम आता है अगर आपको अच्छे से आता हो तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूँ तो क्या होगा? इफ डिमांड एक्सपेक्टेड टू रेज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? कौन कौन से मेथड होते हैं यहाँ पर आपके पास में? होता है सबसे पहले एक होता है सर लेबर मेथड। क्या होता है सर? लेबर मेथड। और दूसरा होता है सर मशीन मेथड। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, किस में कॉस्ट कम आ रही है। मान लो मुझे प्रोडक्शन बढ़ा रहा है तो मैंने क्या किया? ऐसे लेबर बढ़ा दिया, लेबर बढ़ा दिया, तो उसमें खर्चा कितना आ रहा है ये देख लो। या मैंने क्या किया? लेबर मत बढ़ाओ, एक ऐसी मशीन लेके आओ जो क्या करे, फुल ऑटोमेशन और खुद से ही काम कर ले। तो यहाँ डिसीजन लेना है कि लेबर मेथड यूज़ करूँ या मशीन मेथड यूज़ करूँ। ओके, लोअर कॉस्ट किस में आएगा और हायर कॉन्ट्रीब्यूशन किस में होगा? लोअर कॉस्ट किस में होगा और हायर कंट्रीब्यूशन किस में आएगा? ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कैसे सर? मान लो अगर मैं क्या करता हूँ भाइयों,
अगर मैं लेबर लेके आता हूँ तो लेबर की रेट क्या है, मान लो लेबर की कॉस्ट आ रही है सर 100 रुपये आ रही है, अरे पर डे की नहीं है, पर यूनिट की है, 100 रुपये में कौन काम करता है आजकल, तो 100 रुपये पर यूनिट की कॉस्ट है। ओके, और यही अगर मैं ऑटोमेटेड मशीन लेके आता हूँ तो वो सर 80 रुपये की कॉस्ट आती है उसकी पर यूनिट को बनाने में। तो बोलो किसको सेलेक्ट करूँगा मैं, मशीन को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट लेवल के ऊपर, जो रियल लाइफ में जब आप सीएम में बन जाओगे तो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है सर मेरा, नेक्स्ट है सर डिसीजन टू ड्रॉप ए प्रोडक्ट लाइन। डिसीजन टू ड्रॉप ए प्रोडक्ट लाइन का मतलब हो गया आपको सर कब रुकना है, आपको क्या करना है सर, कब स्टॉप करना है आपका प्रोडक्ट इफ़ इट इज़ रिड्यूसिंग प्रॉफिट। अगर आपको सर एक प्रोडक्ट ऐसा है जिससे आपको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कब रुक जाऊं। जैसे शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, आपने पैसा डाल दिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, बस आपके अंदर होप है नहीं बढ़ेगा, मेरे को भरोसा है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल, ऐसे करते हो, नहीं नहीं बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, और आप कभी स्टॉप लॉस लगा ही नहीं रहे हो, तो क्या होगा, कभी कभी इतना गिर जाता है कि फिर आप भी गिर जाते हो कि अरे यार गिर गए, काम खत्म, है ना। तो हर चीज़ का क्या होता है सर, एक स्टॉप लॉस होता है, हर चीज़ का एक स्टॉप पॉइंट होता है, कब मुझे रुकना है, चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप क्यों ना हो, वहाँ पे भी आपको एक पॉइंट के बाद जब आपका वो एक लेवल आ जाता है तब आपको रुकना पड़ता है। क्लियर है, चलो तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं अब यहाँ पर आप डिसीजन कौन से बेस्ड पर लोगे, यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है सर बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, कहाँ से मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, ऐसी क्या कॉस्ट है कि मैं, अनअवॉइडेबल तो वैसे भी लगेगी, आप चाहे बंद करो चाहे नहीं करो, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट को भी आपको क्या करना पड़ेगा सर, कंसिडर करना पड़ेगा। ओके सर चलो अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो देखो, मान लो आपके पास में प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन दे रखा है, कितना है 50,000 है, और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी है सर 70,000 है। अब बोलो मुझे क्या करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों, 50,000 मेरे को वो कमा के दे रहा है, और सामने ये प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन है, सामने मेरा कॉस्ट कितना आ रहा है सर 70,000 का कॉस्ट आ रहा है, ये अवॉइडेबल है, अगर ये हटा दूंगा तो ये कॉस्ट अवॉइड हो जाएगी, यहाँ 20K का मुझे सीधा सीधा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस प्रोडक्ट को मैं क्या कर दूंगा सर, ड्रॉप द प्रोडक्ट, क्या कर देंगे सर, ड्रॉप द प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सर डिसीजन रिगार्डिंग इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट मतलब आज मेरे पास में एक मशीन है जो बहुत पुरानी हो गई है, एकदम जर्जर अवस्था में है, क्या हो गई सर, दादाजी हो चुकी है मशीन एकदम, अब उससे जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, या तो सर जैसे एक बिस्किट बनाने वाली प्रोडक्ट है, उसमें या तो बिस्किट टेढ़े बनते हैं या बिस्किट टूटे हुए बनते हैं। अब ये टूटे हुए टेढ़े हुए बिस्किट कस्टमर को जाएंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा कि डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड होगा। कौन चूरा खाना पसंद करता है, हाँ खाने के बाद भले ही चूरा बने बट चाहिए तो परफेक्ट पीस ना सबको, बराबर। ओके सर, तो यहाँ पर जो पुरानी मशीन है उसको क्या मैं सही करवा के काम चला लूँ या फिर मैं उसकी जगह नई मशीन लेके आऊँ, ये डिसीजन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। क्या बोलते हैं सर इसको, डिसीजन रिगार्डिंग इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट। ओके सर, चलो तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे सर, मान लेते हैं कोई ओल्ड मशीन है जो क्या कर रही है सर 10 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट आ रहा है मेरा, और नई मशीन लगाने के बाद में यही कॉस्ट मेरा कितना हो गया सर 6 रुपीज़ पर यूनिट हो गया। तो यहाँ पर सेविंग कौन सी मशीन में हो रही है सर, न्यू मशीन में मेरे को क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ओल्ड को रिप्लेस कर देना चाहिए, किसके साथ, न्यू के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या सबको, आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बताओ। मान लो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ऐड न्यू प्रोडक्ट यूजिंग आइडल कैपेसिटी। मतलब आपकी कैपेसिटी 100% है, आप 80% यूज़ करो, 20% आइडल पड़ा है, तो अब आपने क्या किया 20% से मैं क्या करता हूँ, जो कैपेसिटी बचा है ना उससे कुछ और नया प्रोडक्ट लेके आता हूँ मार्केट में, कुछ नया करता हूँ, आज कुछ तूफानी करते हैं। ऐसा करके मैंने सोचा कि चलो एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे अपन क्या करते हैं सर, अपन माउंटेन ड्यू की जगह ड्यू माउंटेन बनाते हैं। ऐसा करके मैंने कुछ नया सोचा, ठीक है, बोतल का ढक्कन नीचे रहेगा, उसमें बोतल ऐसे ऊपर रहेगी, अतरंगी तरह की चीज़ बनाते हैं कुछ तो मार्केट के लिए, और ऐसा अपन ने सोचा। अब सर उसको सोच तो लिया, अब सोचने से क्या होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होना चाहिए ना, और पॉसिबल भी है तो मुझे कितना बेनिफिट देगा वो भी मुझे सोचना पड़ेगा। अब देखो कंपनीज के अंदर ऐसे है ना
बहुत सारे दिमाग वाले लोग बैठे रहते हैं जो आइडिया तो बहुत सारे दे देते हैं, अब फिजिबल है या नहीं है वो कौन बताएगा? आप लोग बताओगे। कौन बताएगा सर? आप लोग बताओगे। और आप लोग कब बता पाओगे? जब आपने मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आप बता पाओगे। वरना आपसे सीएफओ आके पूछेगा, एक बंदा है, ठीक है, नया नया डायरेक्टर आया अपनी कंपनी में, बोल रहा है अपन ऐसा है क्या बनाते हैं, ड्यू माउंटेन बनाते हैं जिसमें ढक्कन नीचे है बोतल ऊपर होगी, ऐसा करके कुछ बनाना है, अब तू बता बनाओ कि नहीं बनाओ। तो आप ऐसे सोचेंगे अरे यार अच्छा होता उस टाइम क्लास में पढ़ लेता, तो अभी मेरे को पता तो रहता करना कैसे है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आए इसलिए ध्यान देना है अपने को। तो अभी करना क्या है, अभी इस केस में आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि आपका फैक्ट्री का अनयूज कैपेसिटी कितना है। आपसे जैसे सीएफओ ने पूछा आप एकदम खुश हो गए, आपने सीएफओ से क्रॉस क्वेश्चन करना चालू कर दिया, एकदम मीत खड़ा हो गया, एकदम कॉलर टाइट करके टाई एकदम खींच ली, बोला सर एक बात बताओ अपनी फैक्ट्री के अंदर अभी कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी आइडल रहता है। तो सीएफओ ने फ़ोन लगाया, सीएफओ को थोड़ी सब पता होता है, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फ़ोन लगाया, हाँ भाई कौन है, आजा फटाफट, केबिन में बुला लिया उसको। अब बोला बता भाई अपना फैक्ट्री का अनयूज कैपेसिटी कितना है, तो बोलता है सर 20%। ओके सर। अब बोला सर वो अतन की बोतल बनाने में कितना खर्चा आएगा, तो प्रोडक्शन वाले ने बोला देखो भाई उसमें खर्चा आएगा आपके 20 रुपये का ये खर्चा है, 10 रुपये का ये खर्चा है, 5 रुपये का ये खर्चा है, मोटा मोटी 40-50 रुपये का खर्चा आएगा। ओके, मार्केट में माउंटेन ड्यू कितने में बिक रही है, आपने पता किया मार्केट में माउंटेन ड्यू सर 70 रुपये में बिक रही है, मान लो 70 में बिक रही है, नहीं बिक रही होगी 70 में बिक रही है मान लेते हैं, और अपना खर्चा कितना आ रहा है सर, अपना खर्चा मोटा मोटी 45 रुपये आ रहा है। चलो अगर अपन मार्केट में नया प्रोडक्ट है थोड़ा सस्ते में भी बेचेंगे, 70 की जगह चलो अपन 55 में भी बेच देते हैं तो भी अपने को फायदा तो हो रहा है। ऐसा करके मीत ने अपने सीएफओ को एडवाइस दे दिया, और एडवाइस सुनते ही सीएफओ खुश हुए और अपना प्रोडक्ट बना करके बेचना चालू किया। जैसे ही बेचना चालू किया प्रोडक्ट तो एक्सेप्ट हो गए क्योंकि प्राइस कम था, और लोगों ने खरीदना चालू किया, और कॉस्ट भी अपनी कम थी क्योंकि मीत को आता था मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर क्या हुआ, रेवेन्यू बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ते प्रॉफिट बढ़ा, और मीत का प्रमोशन कर दिया गया। ठीक है, मीत को सीधा क्या बना दिया गया सर, वाइस सेक्रेटरी बना दिया गया कंपनी के अंदर। चलिए सर, तो इसमें आपको क्या देखना है, अनयूज कैपेसिटी देखना है, और उसके बाद में आपको इंट्रोड्यूस करना है न्यू प्रोडक्ट और नहीं, वो डिपेंड करेगा उसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सर अपना सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन। सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, बनाते बनाते क्या हुआ सर, जो आपने प्रोडक्ट बनाया वो तो बन गया, साथ में कुछ और भी निकल के आ गया जो आपके लिए बाई प्रोडक्ट था। अब मैं उसको वापस से प्रोड्यूस करके कुछ बनाऊं या उसको मार्केट में बेच दूं, ये डिसीजन लेना है। अगर उस कचरे को मैं मार्केट में बेचता हूं तो कितना रुपये मिलेगा, और उस कचरे से कुछ बना के बेचता हूं तो कितना रुपये मिलेगा। अब बना के बेचूंगा तो डेफिनेटली थोड़ा तो ज़्यादा मिलेगा ही, बट बनाने में एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी उसका इम्पैक्ट भी आपको लेना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला है सर इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल। ये सेम होता है कि यहाँ पर मुझे क्या सोचना पड़ता है, एनपीवी मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पर अपन क्या यूज़ करते हैं सर, एनपीवी। एनपीवी आता है आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आज कितना कैश आउट। जैसे मुझे एक मशीन लेके आनी है तो मैं क्या सोचूंगा सर, मशीन लेके आने में कितना खर्चा आ रहा है, 30 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। अब ये मशीन मेरे को कितना प्रॉफिट कमा के देगी, मान लेते 10 साल चलेगी, हर साल मेरे को लाख लाख रुपए कमा के देगी, तो लाख लाख रुपए 10 साल का प्रेजेंट वैल्यू निकाल के कैश इनफ्लो लेके आऊंगा, आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा सर, एनपीवी आ जाएगा। अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो बोलो एक्सेप्ट करेंगे, और नेगेटिव आया तो जय राम जी की रिजेक्ट कर देंगे। तो एनपीवी यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। अगला होता है ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है एक लेवल जहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। फाइंड अ लेवल वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मतलब मैं कितना प्रोडक्शन करूं, मान लो मैं 10,000 का प्रोडक्शन करता हूं तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट होता है, 20 लाख का करता हूं तो मान लो मेरे को 2 लाख का होता है, 30 लाख का करता हूं तो मेरे को 1.5 लाख या 1.5 लाख का ही होता है। तो मैं कितना प्रोडक्शन करूं कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ऐसा पॉइंट निकालना पड़ता है। क्यों सर, मान लो आपने प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 से बढ़ा दी, सामने सेल ही नहीं आ रही है, तो उसके सामने फिक्स कॉस्ट भी तो लगते हैं ना 10,000 को बढ़ाने के बाद में, तो उसका डिसीजन भी अपन यहीं पे ही सीखेंगे। अगला आता है सर मेरा टेम्परेरी शटडाउन, जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिसीजन रिगार्डिंग एडिशनल शिफ्ट। एडिशनल शिफ्ट का मतलब होता है मैं अपने लेबर को सर कितने शिफ्ट में काम कर रहा हूँ, अगर एक शिफ्ट में चल रहा है तो कितना जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, 2 में करवाऊंगा तो कॉस्ट कितनी आएगी, सामने रिटर्न कितना मिलेगा, उसको कंपेयर करना है। लास्ट आता है सर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जब मेरे पास में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब मैं कैंपा कोला भी बना रहा हूँ, मैं पानी का बॉटल भी बना रहा हूँ, मैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हूँ, समझ जाओ किसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर
पर मेरे पास में क्या है सर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। क्या है सर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लेकिन मेरे पास में रिसोर्सेज क्या है सर, लिमिटेड है। मतलब मेरे पास में लोग, मशीन, ये सर चीज़ें क्या है, कम है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। तो मैं कौन सा प्रोडक्ट, देखो की फैक्टर मेरे पास रिसोर्सेज हो गया, तो मैं कौन सा प्रोडक्ट बनाऊं जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ये डिसीजन यहाँ पर अपन लेने वाले हैं। बोलो सर। अब यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फर्स्ट निकालना है, उसके बाद में अपने को कंपेयर करना है कि किसका ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा होगा वो अपन बना लेंगे। बोलो समझ में आया। तो इस चैप्टर के अपन ने सारे कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिए हैं। अभी आइए क्वेश्चन बैंक पर एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे एकदम आराम से। आइए सर क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या बोला गया है, एकदम ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शांति से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से देखो। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट्स मेक्स एन एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 2.5 रुपीज़ पर पीस ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 14.3, मतलब 14.30 का सेलिंग प्राइस है, और एवरेज मोटा मोटी 2.5 रुपया पर प्रोडक्ट कमा लेता है। 6,000 रुपये सेल कर रहा है और 60% कैपेसिटी है, तो बताओ 100% कैपेसिटी पर कितना प्रोडक्शन हो जाएगा उसका। 6,000 सर 60% कैपेसिटी पर है, तो 100% पर कितना होगा, कितना होगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। चलो, नहीं आया क्या। डायरेक्ट मटेरियल कितना है, 3.5 रुपये, डायरेक्ट वेजेज है 1.2, फिक्स ओवर वर्क ओवरहेड में 50% फिक्स है और 50% क्या है सर, वेरिएबल है। तो वेरिएबल कितना होगा, फिक्स कितना होगा, आधा आधा करो, 6.25 का हाफ कितना होता है, 3.125, और सेल्स ओवरहेड में 25% वेरिएबल और फिक्स है, तो 25% कितना होगा इसका, 0.80 का 0.2। चलिए सर, तो ये कितना हो गया मेरा, 0.80 का 25%, तो 0.2, और ये हो गया मेरा 0.6। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द करंट ईयर ही इंटेंडेड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर बट एंटिसिपेट दैट फिक्स चार्ज विल बी गोज अप बाय 10%, फिक्स चार्जेस 10% से बढ़ जाएगा। विद डायरेक्ट लेबर रेट एंड मटेरियल विल इंक्रीज बाय 8 और 6, डायरेक्ट लेबर कितने से 8% से बढ़ेगा और मटेरियल 6% से बढ़ेगा। बट ही हैज़ नो ऑप्शन ऑफ इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस उसको सेम रखना है। अंडर दिस सिचुएशन ही ऑप्टेंड एन ऑफर फॉर फर्दर 20% ऑफ द कैपेसिटी। अब यहाँ पर ये जो एडिशनल खर्चा हो रहा है उसके सामने उसको क्या मिल रहा है सर, 20% और कैपेसिटी यूज़ करने के लिए मिल रहा है। तो 20% कैपेसिटी पर एडिशनल कितना यूनिट बेचेगा वो, बताओ। 60% कैपेसिटी पे 6,000 बना रहा है, तो 20% पर कितना बनाएगा, 2,000। कितना बनाएगा सर, 2,000। नहीं तो सीधा ये 10,000 निकाला ना, उसका 20% कर दो, 2,000 हो जाएगा। What minimum price you will be recommend for acceptance to ensure the manufacturing and overall profit of 16,730। अब बोला है आपको इस प्रॉफिट को क्या करना है सर, 16,730 को मेंटेन करना है, और बताओ आप उसको एक्सेप्ट करोगे तो कितने मिनिमम प्राइस पर एक्सेप्ट करोगे, कितना आपको प्राइस उसको कोट करना है मिनिमम। बोलो सर। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जो भी इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट है उसका आप कंट्रीब्यूशन निकाल लिए। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितना है, क्वेश्चन ने क्या बोला, सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ेगा, तो कितने में बेचूं मैं, पहले कितने में बेच रहा था 14.3, सेम यही प्राइस होगा। अब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो सारी। वेरिएबल में सबसे पहले क्या है सर, डायरेक्ट मटीरियल कितना है 3.5। अब डायरेक्ट मटीरियल के लिए क्वेश्चन ने क्या बोला, 6% से बढ़ेगा और लेबर 8% से बढ़ेगा, तो ये कितना हो गया सर, डायरेक्ट मटेरियल कितना है मेरे पास में 3.5, और कितने परसेंट से बढ़ेगा ये 3.8% से बढ़ेगा ना डायरेक्ट मटेरियल, तो 6% से, तो इसका 6% कितना होता है 3.71, ठीक है। तो इसमें आप 6% ऐड कर दो, तो ये कितना था सर 3.5 था, प्लस 6% ऐड कर दो तो कितना हो गया 3.710। दूसरा क्या है, जो क्वेश्चन में बोला जाए ना बस उतना सॉल्व धीरे धीरे करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है 1.25, कितने परसेंट से बढ़ेगा, कितना आएगा 1.35। अगला वर्क्स ओवरहेड कितना है
कितना है 6.25, वेरिएबल कितना है ओनली 3 पॉइंट, बस उतना ही लो, वेरिएबल लिख रहे हैं अपन अभी 3.125। और सेल्स ओवरहेड में वेरिएबल कितना है 0.2। ओके, टोटल कितना हो गया, कॉस्ट का टोटल बताओ, ओनली वेरिएबल कॉस्ट का। सबके कैलकुलेटर टाइपराइटर के जरिए चल रहा है। कितना आ गया 8.5। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा पर यूनिट, सेल्स में से माइनस करो और आंसर निकालो, कितना आएगा। कंट्रीब्यूशन आ गया 5.915। अब आप निकालो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा 5.915। अभी मैं कितने यूनिट बेच रहा हूँ 6000 बेच रहा हूँ ना, तो कितना आ गया। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट में मेरे पास में ये वर्क्स ओवरहेड है और सेल्स ओवरहेड है। वर्क्स ओवरहेड कितना है 3.125 और ये कितना है 0.8 माइनस 0.2 0.6, तो ये कितना हो गया सर इसका टोटल 3.725। ओके, अब ये 3.725% ये कितना है सर, कितने यूनिट्स के लिए 6000 के लिए, तो ये कितना हो गया 3.725 इंटू 6000 कितना आएगा 32,000। ओके 22,000 आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था कि बट एंटिसिपेटेड दैट फिक्स चार्जेस विल गोज अप बाय 10%, तो इसको 10% से बढ़ाएंगा, क्या करेंगे सर इसको 10% से बढ़ाएंगा, बढ़ाओ 10% से कितना आएगा 24,585। तो ये कंट्रीब्यूशन है, ये सेल्स से प्रॉफिट कितना आएगा 10,905। ओके 10,905 का प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है अपने को ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए 16,730, कितना चाहिए 16,730। अब सर इसके लिए मैं क्या करूँगा 10,000 तो मैं अभी कमा ही रहा हूँ, 6,000 मुझे और कमाना है, ये मेरा क्या हो गया डिजायर्ड प्रॉफिट कितना होगा 16,000 कितना था 730 माइनस 10,905 कितना आएगा 825, 5,825, ठीक है। चलो तो ये मेरा डिजायर्ड, गलत आ रहा है क्या आपके, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना आएगा 16,730 माइनस 10,905 कितना आया 5,825, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है सर, अब ये 5,825 मुझे कैसे कमाना है, वो एडिशनल 20% कैपेसिटी को यूटिलाइज करके, कैसे यूटिलाइज करके 20% कैपेसिटी को, तो कितना हो जाएगा। अब सर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा 2000 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करना है और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है, ये देखो ये रहा 8.385, तो ये कितना हो गया 8.385, बोलो कितना आएगा। अब सर मुझे इसमें रिक्वायर्ड प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ेगा, ये भी तो चाहिए ना मुझे, कितना है मेरा 5,825, टोटल कितना हो गया। ओके अब 22,595 का मुझे क्या करना है सर, सेल करना है, और कितना सर डिवाइड बाय 2000 कर दो, 2000 यूनिट, तो पर यूनिट का प्राइस कितना आ जाएगा 11 ठीक है 11.13 ये मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा अगर मुझे डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है। तो बोलो किस किस को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो अपना हाथ खड़ा करें, और जिसको समझ में आ गया है उसके लिए सर वेल डन, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और किसी को नोट करना है तो स्क्रीन पे मैंने आंसर प्रेजेंट किया है, आप बाद में इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए सर बोलो किसको समझ में नहीं आया, कुछ भी कोई सा भी पॉइंट कुछ नहीं समझ में आया तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर देखो, यू आर द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ XYZ एंड कंपनी, मतलब मिस्टर मीत एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है XYZ एंड कंपनी के, ठीक है, और कंपनी लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब लिस्टेड कंपनी है, ओके, पब्लिक लिस्टेड कंपनी में जॉब लगी है इनकी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, कल लड्डू ले आना। आगे बढ़ते हैं, चलिए द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आ गए हैं मीत के पास में और उनकी एडवाइस चाहिए उनको, और उनके पास में कुछ प्रॉब्लम दे रखी है। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1,
प्रॉब्लम, कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ईच हैविंग ए नंबर ऑफ कंप्यूटर पार्ट, ठीक है, कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, प्रोडक्ट बी टेक 5 आवर टू प्रोड्यूस ऑन मशीन नंबर 99 वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बी है जो सर 5 घंटे ले रहा है एक मशीन का और फुल कैपेसिटी पर काम करता है, और बी हैज़ ए सेलिंग प्राइस ऑफ, इसको जब सेल करते हैं तो 50 रुपये मिलता है और इसकी कॉस्ट कितनी है सर, 30 रुपये कॉस्ट आती है। अब सर एक प्रोडक्ट ए है, ए कॉम्पोनेंट पार्ट कुड बी मेड ऑन द सेम मशीन, अगर इस मशीन पर मैं ए बनाऊँ तो 2 घंटे लगेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग आएगी सर, इसको बनाने में कॉस्ट आती है मेरी 5 रुपये पर यूनिट और सप्लायर मेरे को 12.5 रुपये देने को तैयार है। शुड द कंपनी मेक और बाय A110 एज्यूमिंग दैट मशीन आर इज लिमिटिंग फैक्टर। मशीन आर क्या है सर, मेरा लिमिटिंग फैक्टर है, और लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है सर, मशीन आर मेरे लिए क्या है सर, यहाँ पर की फैक्टर है, तो कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूछते ही क्या हो गया, मीत के पसीने आने चालू हो गए, अब क्या करूं, बट मीत ने बोला ओहो मुझे तो आता है ये, तो मीत ने क्या किया, सबसे पहले चेक किया कि मशीन बी के लिए क्या बोला, अगर मशीन बी में प्रोडक्ट बी अगर मैं बनाता हूं तो क्या हो रहा है सर, मेरा पूरा का पूरा मशीन यूटिलाइज हो रहा है, तो मुझे इससे कितना प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मैं मशीन प्रोडक्ट ए बनाऊं तो उसमें 12.5 का मुझे सेलिंग प्राइस है, 5 का कॉस्ट आ रहा है और 2 घंटे लग रहे हैं उसको मशीन से बनाने में, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, ये कंपेयर करना है, बताओ। तो सबसे पहले अपन बी की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे सर, बी की, ठीक है। तो मीत बोलता है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को, बी को जब मैं सेल करने जाऊंगा तो कितने रुपए मिलेगा, तो बोलेगा सर 50 रुपये मिलेंगे आपको, कितना मिलेगा सर, 50 रुपये मिलेगा। तो बी को जब मार्जिनल कॉस्ट कितनी आती है बनाने में, बोला 30 रुपये की कॉस्ट आती है, तो बोला 20 रुपये का क्या हो गया आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ चुका है, क्या आ गया सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ चुका है। अब सर यहाँ पर की फैक्टर क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना, नहीं, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर कितने लग रहे हैं इसमें, 5, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर कितना हो गया, 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4 रुपये पर आर, कितना हो गया सर, 4 रुपये पर आर हो गया, ओके। अब सर जो मशीन ए है, मशीन ए को कितना टाइम लगता है, मशीन ए को लगता है सर 2 घंटे लगते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ओके, और मशीन ए की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपये उसकी कॉस्ट है और उसको 2 घंटे लगते हैं, सेम मशीन पे 2 घंटे लगते हैं, तो उसका कितना हो गया, मशीन ए की मैं बात करूं तो 5 रुपये उसका कॉस्ट हो गया प्लस, और 2 घंटे उसको लग रहे बनाने में, तो मशीन कॉस्ट कितना आ गया, 4 रुपये कॉस्ट है इंटू 2, तो ये कितना हो गया सर, 13 रुपये मशीन प्रोडक्ट ए को बनाने का खर्चा है, और सेल करूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे सर, इससे 12.5 रुपये मिलेंगे। तो बोलो मैं क्या करूं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इसको बनाने में फ़ायदा है कि नुकसान है, नुकसान है, तो मैं क्या करूं सर, इसको बाहर से ख़रीद लेता हूं, मैं क्या करता हूं सर, बाई कर लेता हूं इसको आउटसाइड से, वो मुझे सस्ता पड़ेगा, ठीक है। घर पे बनाऊंगा तो सर मेरी कॉस्ट ही ज़्यादा आ रही है सेलिंग प्राइस से, समझ में आया सबको, आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, वी ये क्या है, अच्छा टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ओके, अ टीवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी finds that while it cost is 6.25 to make each component, the same is available in the market at 4.85 each with the assurance of continuous supply. The breakdown of cost is given below. Okay. Should you buy or make? बोलो आपको खरीदना है कि बनाना चाहिए, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है कि अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मेरे को 4.85 रुपीज़ में मिल रहा है, घर में बनाऊंगा तो 6.25 की कॉस्ट आ रही है, तो मैं घर पे बनाऊँ या बाहर से खरीदूँ, ऊपर से देख के तो लग रहा है बाहर से खरीद लो सस्ता पड़ेगा, लेकिन 6.25 की कॉस्ट में क्या क्या है, अपन ओनली वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, तो मटीरियल यस, लेबर यस, वेरिएबल यस, डेप्रिसिएशन और फिक्स कॉस्ट नो, ये तो वैसे भी लगेगा, तो इन तीनों का टोटल कितना हो गया, 5 रुपये की कॉस्ट आ रही है, और बाहर से कितना पड़ रहा है 4.85 रुपीज़ में, तो बाहर से खरीद लो तो 0.15 की आपकी क्या हो जाएगी सर, सेविंग हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ, बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर कार्बन लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है 50,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग कॉस्ट ब्रेकअप, आपको कॉस्ट का क्या दे रखा है भाइयों, ब्रेकअप दे रखा है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, डायरेक्ट मटीरियल, लेबर, एक्सपेंस, फिक्स कॉस्ट सब दे रखा है,
द प्रोडक्ट विद द सेम स्पेसिफिकेशन इज अवेलेबल इन मार्केट 14 रुपये में, घर में बनाओगे तो 16 रुपये लगेगा, मार्केट में 14 रुपये में मिल रहा है। शुड यू मेक और बाय द कॉम्पोनेंट, बोलो तो अपन किसको किससे कंपेयर करेंगे, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल क्या है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, कितना टोटल आएगा इसका, कितना आएगा 8 12। तो अगर घर पे बनाऊंगा तो 12 रुपये की कॉस्ट आएगी, बाहर से 14 में मिल रहा है तो क्या करूं, घर पे बना लूँगा। ठीक है, ठीक है मीत, घर पे जलेबी बनानी सस्ती पड़ेगी। ओके, तो घर से अपन क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस कर लेंगे, क्योंकि अपने को सेविंग हो रहा है 2 रुपये का। वॉट वुड बी योर आंसर इफ़ सप्लायर ऑफर ए सेल द प्रोडक्ट एट ए प्राइस ऑफ 11 रुपीज़। अगर सप्लायर 11 रुपीज़ पर दे रहे हैं तो क्या करेंगे सर, बाहर से खरीद लो। अगर सप्लायर 12 रुपये दे रहे हैं तो क्या करेंगे सर, इनडिफरेंट है, कोई सा भी करो, घर में भी 12 की कॉस्ट आ रही है, बाहर भी 12 की कॉस्ट आ रही है। ओके, अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट होता है इसके अंदर तो अपन बाहर से ले लेते हैं और अपना टाइम कहीं अच्छी जगह यूटिलाइज करके पैसा कमा लेते हैं। समझ में आ गया सबको, क्लियर है भाइयों। चलो क्वेश्चन नंबर 5। आहा, सलमान खान का क्वेश्चन आ गया है। प्रेम इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर मीत प्रेम इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर मीत जो सर पकड़ के बैठे हैं, टेंशन आ गया बहुत ज़्यादा। अब पता नहीं कौन सा डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हमसे। इज कंसिडरिंग मेकिंग इट्स ओन मोटर कास्टिंग, ओ माई गॉड, क्या किसी को भी मोटरसाइकिल चाहिए, मीत से कनेक्ट करें। विच इज़ करेंटली परचेज फॉर 20.50 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है सर, दिस परचेज प्राइस डज नॉट इंक्लूड द ऑर्डरिंग, रिसीविंग, इंस्पेक्शन कॉस्ट विच प्रेम एस्टिमेट टू बी 2 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये 2 रुपये का खर्चा और आएगा। प्रेम फील्स दैट इट कैन मैन्युफैक्चर द 6,500 required unit at a lower cost than it pay by buying externally. The relevant cost for both the producing और buying alternative given है। अगर खरीदोगे नहीं, अगर बनाओगे तो इतना कॉस्ट आएगा और खरीदोगे तो इतना कॉस्ट आएगा। ठीक है, पूछा क्या है, कौन सा बेनिफिशियल होगा, यही पूछेगा और तो क्या ही पूछेगा। बताओ सर कौन सा बेनिफिशियल होगा। अगर मैं बनाता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया 138। और अगर मैं बाहर से खरीदता हूँ तो मेरा ये कॉस्ट आएगा 133 परचेज है, और ये एडिशनल इंस्पेक्शन कॉस्ट है, टोटल कितना हो गया मेरा 146। तो यहाँ पर बाइंग करने की कॉस्ट मेरी कितनी हो गई सर, कितना महंगा है मेरा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8,125। ओके, लेकिन अभी एक चीज़ और रह गई ना, अगर मैं कॉस्ट टू मैक में क्या करना पड़ेगा सर, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है ना अपने पास में 20 रुपीज़ की। क्या है सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरे पास में, अगर आपको आइडेंटिफाइड है इस क्वेश्चन के अंदर, तो 8,125 रुपये पर ईयर का। अभी ऊपर ऊपर से देख के लग रहा है कि अगर मैं घर पे बनाऊंगा तो मुझे क्या होगा सर, सेविंग हो जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना होगा मुझे यहाँ पर देख के बताइए जनाब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है अपने को, कितना आ रहा है सर। देखो मेरे पास में सर 6,500 यूनिट है। ठीक है, 2 रुपये क्या लगेगा सर, ये मेरा 13 और 20 रुपीज़ में करंटली मैं बाहर से ख़रीद रहा हूँ तो मेरे को 20 रुपये में पड़ने वाला है। ये कितने में पड़ेगा सर, 20 रुपीज़ में मेरे को ये प्राइस पड़ जाएगा। ओके, और 6,500 मेरा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट है। और क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन में, ऑर्डरिंग इंस्पेक्शन कॉस्ट 2 रुपीज़ है। 6,500 इंटू 2 करेंगे तो 13,000 मेरे पास में एडिशनल कॉस्ट आएगा। कितना आएगा सर, 13,000 एडिशनल कॉस्ट आएगा, जो यहाँ पर इन लोगों ने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है कॉस्ट टू बाई के अंदर। ओके, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन में तो इसमें एक सेकेंड। ओके सर,
सो इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखो। अगर मैं ये प्रोडक्ट नहीं बनाता हूँ तो मैं सर दूसरा काम करूँगा, और दूसरा काम करूँगा तो मुझे सर उससे कितना फ़ायदा मिलेगा। अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है सर मेरा, अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन 19,200, तब आपको देखना है। अब देखो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ तो 138 125 का क्या हो रहा है सर, कॉस्ट लग रहा है, और इस कॉस्ट में मुझे ये लॉस का भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 19,200, तो टोटल कितना आ गया 157,325। लेकिन अगर मैं बाहर से खरीद रहा हूँ तो 146,250 का कॉस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर बाहर से खरीदना बेनिफिशियल है, और उसमें मुझे सेविंग कितनी हो जाएगी सर, 11,075 रुपये की सेविंग होगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट जब होगा जब क्वेश्चन में आपको अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए सर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके बताइए आपसे होता है कि नहीं होता है। तीन पार्ट है, तीनों ही तगड़े हैं चलो क्या है, ए लिमिटेड करंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी फॉलोइंग प्रॉफिटेबल इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट भी है। एन एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज बीन रिसीव्ड दैट वुड यूटिलाइज हाफ द कैपेसिटी ऑफ फैक्ट्री। अभी कैपेसिटी कितने पर काम कर रही है सर, 80% पर काम कर रही है, लेकिन मेरे को एक बाहर से ऑर्डर मिला है। कहाँ से मिला है सर, थाईलैंड से बढ़िया सा ऑर्डर आया है मेरे पास में, और ऑर्डर क्या बोलता है, आपको 50% आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। कितनी यूटिलाइज हो जाएगी सर, 50% आपकी कैपेसिटी यूटिलाइज होने वाली है। आपकी कैपेसिटी कितनी है सर, वो तो आपको ही पता है, क्वेश्चन की कैपेसिटी है सर 100%, ठीक है। 100% पर अभी मैं 80% कैपेसिटी पर काम कर रहा हूँ, और बोलता है एक्सपोर्ट ऑर्डर आने से आपको 50% कैपेसिटी पूरा का पूरा उसको देना पड़ेगा, बाकी का 50 है आप डोमेस्टिक में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकते हैं कि या तो डोमेस्टिक फोरगो करूँ, मैं कितना फोरगो करूँगा 30%, क्योंकि 100% ही काम कर सकता हूँ, या दूसरा क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर या तो पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा रिजेक्ट करो, ऐसा लिखा है, या तो उसको पूरा का पूरा फोरगो कर दो। तीसरा ऑप्शन क्या होगा कि आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को 30% से बढ़ा लो, ताकि आप दोनों के दोनों काम पूरा कर सकते हो, उसको भी सेटिस्फाइड कर दो और इसको भी सेटिस्फाइड कर दो, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर भी पूरा कर दो और डोमेस्टिक ऑर्डर भी आप क्या कर दो सर, पूरा कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया, मीत को समझ में आ चुका है सर पूरा क्वेश्चन, और मीत इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, देखते हैं आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मीत अपनी कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन करेगा यहाँ पर, एक्सपोर्ट ऑर्डर में तो बहुत अच्छे से कर लेगा, वो पता है मुझे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एकदम ईजी है। सबसे पहले आप क्या करो, एक टेबल बनाओगे। क्या टेबल बनाओगे, अगर मेरी अभी की कैपेसिटी कितना 80% कैपेसिटी पर मैं खड़ा रहूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। दूसरा 100% कैपेसिटी पर मैं खड़ा रहूँ तो कितना प्रॉफिट होगा, और 130% कैपेसिटी पर अगर खड़ा रहूँ तो कितना प्रॉफिट होगा। 130 कैसे है सर, 80% कैपेसिटी अभी यूटिलाइज कर रहा हूँ और 50% कैपेसिटी मुझे और चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि मीत को थाईलैंड वाला ऑर्डर पूरा करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर पूरा करना है, इसीलिए उसको 50% की कैपेसिटी और चाहिए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए होगा सर, सेल्स कितना है, 80% वाला तो एकदम ईजी है, कितना है सर 12,80,000, ये लो सर 12,80,000 लिख दिया। अब 100% कैपेसिटी का सेल्स कितना है सर, 100% कैपेसिटी के लिए अपने को यहाँ निकालना पड़ेगा। आप देखो 100% कैपेसिटी के लिए क्या होगा, मुझे एक्सपोर्ट वाला ऑर्डर पूरा करना पड़ेगा, डोमेस्टिक का मुझे 30% कम करना पड़ेगा। तो अगर ये जो 12,80,000 है, ये कितना है सर, 12,80,000 ये है मेरा 80% कैपेसिटी का, तो सर 50% का कितना होगा, प्लस और अपना ये कितना है, फॉरेन वाला कितना है, देखो एन एक्सपोर्ट ऑर्डर हैज़ बिन रिसीव्ड दैट कुड यूटिलाइज हाफ ऑफ द कैपेसिटी, ऑर्डर इधर टू एक्सेप्ट फुल्ली और एग्जीक्यूट करना है 10% बिलो द डोमेस्टिक प्राइस। ये लो सर, सेलिंग प्राइस भी 10% कम करके बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर सर ये कितना हो जाएगा, 12,80,000 का 80% है तो 50% कितना होगा, और 50% को भी आपको कितने पर बेचना है सर, 90% पे बेचना है, 10% आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट। चलो तो बताओ कितना आएगा, ये कितना आ गया, 100% कैपेसिटी पर कितना आ गया मेरा, 15,20,000, ठीक है। चलो अब 130% कैपेसिटी पर क्या होगा, 130% कैपेसिटी पर 12,80,000 डोमेस्टिक वाला मैं पूरा बेचूंगा, है ना, इसमें कुछ कमी बेसी नहीं है। और फॉरेन वाला कितना होगा, 12,80,000 है, ये 80% का है, तो 50% का कितना होगा, और उसको मैं कितने में बेचूंगा सर, 90% पे बेचूंगा। तो ये कितना हो जाएगा सर बताओ,
कितना हो गया? 720। टोटल बताओ, टोटल 720 प्लस 1280, 20 लाख। ये हो गया सर 20 लाख का सेल्स। सेल्स निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है? सेल्स में से क्या माइनस करते हैं अपन? कर दो वेरिएबल कॉस्ट, माइनस कर दो, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या है सर? मटीरियल। मटीरियल कितना है सर? 1280 के लिए कितना दे रखा है? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए इधर माइनस कर दो। अब ये 4 लाख रुपए क्या है सर? 80% कैपेसिटी पर है, तो 100% पर कितना होगा? कितना होगा? 5 लाख। यही 130 पर कितना होगा? ये 4 लाख 80% पर है, तो 130 पर कितना हो जाएगा? 650। कितना हो गया सर? 650। चलो, डायरेक्ट मटेरियल के बाद में क्या है सर? लेबर दे रखा है। लेबर कितना है? 1,60,000। 1,60,000 80% है, तो 100% कितना होगा? 2 लाख। और 130% कितना होगा? 2,60,000। चलो अगला क्या है? लेबर के बाद में क्या है? वेरिएबल ओवरहेड कितना है सर? 80,000 80% पर है, तो 100% पर 1 लाख होगा। ये तो सिंपल है। और 130 पर कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1,30,000। ओके। अब सर क्वेश्चन में क्या बोला गया था? आगे पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर आप ये वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? देखो, बाइंग एंड इक्विपमेंट वो आपका इंक्रीज करेगा 10% की कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट आपका 40,000 से इंक्रीज हो जाएगा। वर्क ओवरहेड एट 1.5 द नॉर्मल रेट, मीट द बैलेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी, प्रिपेयर कंपेरेटिव स्टेटमेंट और कमेंट। ओके, तो ओवर टाइम कितना है सर मेरा? यहाँ पर ओवर टाइम प्रीमियम कितना दूंगा मैं? क्वेश्चन में कितना दे रखा है? हाफ ऑफ। तो अभी कितना दे रहा हूँ लेबर को मैं पैसा? कितना दे रहा हूँ सर? 1,60,000 रुपये अभी पैसा दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? वर्क ओवर टाइम एट 1.5 the normal rate to meet the balance of required capacity. 1.5 the normal rate, तो 1.5 ऑफ नॉर्मल रेट कितना होगा सर? रेट है मेरे पास में 1,60,000 का रेट गिवन है। ये 1,60,000 किसका है सर? 80% कैपेसिटी का है ना मेरा। और मुझे मेरा एडिशनल कैपेसिटी कितना है सर? मेरा इक्विपमेंट का कैपेसिटी मुझे 10% से बढ़ाना पड़ा, तो बताओ कितना आएगा? 1,60,000, ये मेरा 80% का है, तो ये कितना हो गया सर? 2,000 हो गया ना। तो 10% का कितना हो जाएगा? 10% से कैपेसिटी बढ़ रहा है ना मेरा, कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 मेरे को क्या देना पड़ेगा? ओवर टाइम प्रीमियम। और ये किस में आएगा सर? ये ओनली आएगा 130% वाले में। ओवर टाइम प्रीमियम कितना आएगा सर? 20,000। ठीक है, चलो टोटल कॉस्ट कितना है बता दो? ये टोटल कॉस्ट 4 लाख प्लस 160 प्लस 80 कितना हो गया? 6,40,000। ये कितना हो गया? 8 लाख। ये कितना हो गया? 10,60,000। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे सर? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है? 5,20,000। लेकिन अपनी कैपेसिटी बढ़ाऊंगा तो 40,000 बढ़ेगा। कैपेसिटी कहाँ बढ़ाया है मैंने? खाली लास्ट में बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? तो 40,000 ऐड कर देना वहाँ पे। तो कितना हो गया? 5 लाख। बोलो प्रॉफिट कितना आ गया? 120, 2 लाख। और ये कितना हो गया? बोलो कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करूँ? 1 2 3। क्या करना चाहिए कंपनी को? कंपनी को क्या करना चाहिए? 130% कैपेसिटी पर काम करें, एक्सपोर्ट ऑर्डर भी पूरा करें और डोमेस्टिक ऑर्डर भी पूरा करें, और अपनी कैपेसिटी को क्या करें सर? बढ़ाएं। ठीक है मीत, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको नोट करना है तो मैंने स्क्रीन पर आंसर प्रेजेंट किया है। ओके सर, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन
अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस नहीं करें, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में अगर आप नहीं लिख पाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ सकती है। आपको क्वेश्चन आता है बट अगर आप नहीं लिख पाए तो इशू हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, बाय बाय।